Good morning, class. Now we will start the chapter 6, that is molecular bases of inheritance. What are the molecular bases? 11th क्लास में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है बायोमोलिक्यूल्स. तो बायोमोलिक्यूल्स कौन से बायोमोलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं इनहेरिटेंस के लिए? डैट इज़ डीएनए एंड आरएनए. मीन्स डीएनए और आरएनए दो बायोमोलिक्यूल्स हैं विच हेल्प इन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. तो सेम उन बायोमोलिक्यूल्स के बीच में ही पढ़ेंगे, उन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में ही इसमें चैप्टर में पढ़ना है मेनली. तो उन्हीं के बेसिस पे ये नाम दिया हुआ है द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. मीन्स कि ऐसे मॉलिकुलर बेस जो इनहेरिटेंस में हेल्प कर रहे हैं, कि मीन्स कि मॉलिकुलरली हाउ एनी मॉलिक्यूल और हाउ एनी molecular base can transfer the character from one generation to the another. Now overview of life operating instructions. In 1953, James Watson and Francis Crick introduced elegant double helical model for structure of deoxyribonucleic acid और DNA. मीन्स जो फर्स्ट टाइम था आरएनए जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन वायरसेस एंड सम लोअर ऑर्गेनिज्म. सो फर्स्ट टाइम इन 1953 में जेम्स वॉटसन क्रिक ने प्रॉपर डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था. उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि डीएनए द सब्सटेंस ऑफ इनहेरिटेंस इज मोस्ट सेलिब्रेटेड मॉलिक्यूल ऑफ आवर टाइम. कि डीएनए एक इनहेरिटेंस के लिए सब्सटेंस है विच हेल्प इन ट्रांसफरिंग हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड इन डीएनए. मीन्स जो भी करेक्टर्स जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होनी है वो डीएनए में एनकोड हो जाती है, डीएनए में रिसीव हो जाती है. दैट कैन ट्रांसफ़र एंड रिप्रोड्यूस इन ऑल सेल्स ऑफ बॉडी. और वो करेक्ट वापस जब सेल्स में हमारी बहुत सारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स फॉर्म हो रही हैं, सेल डिवीज़न हो रहा है, तो सेम करेक्टर्स एनकोड हो जाते हैं बाकी सेल्स में भी. दिस डीएनए प्रोग्राम डायरेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ बायोकेमिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर ट्रेट्स. मीन्स ये जो डीएनए प्रोग्राम मीन्स जो डीएनए का एनकोडिंग हुआ, डीएनए का ट्रांसफ़र हुआ, ये सारे इन चीज़ों के सब चीज़ों के डेवलपमेंट में हेल्प करता है. मीन्स जो हमारे बॉडी के बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जो कह सकते हो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बायोकेमिकल प्रोसेस वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर हो जाता है. नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वाटसन एंड क्रिक. जो इन्होंने मॉडल बताया था, ये एक मॉडल उन्होंने शो किया था कि डीएनए इज़ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. जैसे ये फॉस्फेट शुगर ड्रॉ किया हुआ है, तो कैसे वो बाइंड कर रहे हैं एक दूसरे को. तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर जस्ट एक इस टाइप से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया था कि दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज़ ऑफ this type of bonding or this type of structure is of DNA. Now in early 20th century, the identification of molecule of inheritance loomed as major challenge to biologists. कि particular वो molecule जो इनहेरिटेंस की डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो डिस्क्राइब हो गया है, लेकिन पर्टिकुलर कौन सा मॉलिक्यूल इनहेरिटेंस में पर्टिकुलर कैरेक्टर के इनहेरिटेंस में हेल्पफुल है. तो ये एक बड़ा चैलेंज था बायोलॉजिस्ट के लिए. नाउ द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. अब कैसे सर्च हुआ था जेनेटिक मटेरियल का? T.H. मॉर्गन ने शो किया था कि जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड है एंड टू कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम डीएनए एंड प्रोटीन बिकम्स द
कैंडिडेट्स जेनेटिक मटेरियल। मीन्स कि उन्होंने क्या कहा कि क्रोमोसोम्स के ऊपर, यहाँ जैसे क्रोमोसोम का अगर हम रफली स्ट्रक्चर करें, इनके ऊपर डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए में मेनली 2 कंपोनेंट्स हैं। सॉरी, क्रोमोसोम्स के ऊपर मेनली 2 कंपोनेंट्स हैं, वन इज़ डीएनए एंड सेकेंड इज़ प्रोटीन। तो ये जो डीएनए और प्रोटीन है, ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं किसी भी कैंडिडेट का। द की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द जेनेटिक मटेरियल वाज चूजिंग एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। अब इसमें जब साइंटिफिक इंक्वायरी करनी थी तो प्रॉपर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी चूज़ करना था जिससे हम इजीली और उसका जेनेटिक मटेरियल यूज़ कर सकें, जेनेटिक मटेरियल उसका निकाल सकें। The role of DNA in heredity was first discovered by the studying in bacteria and virus that infect them। सबसे पहले हमने उनसे वायरस और डीएनए को इन्फेक्ट करके उनसे किया था कि वो इन्फेक्शंस आगे ट्रांसफ़र हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या उनका इफ़ेक्ट आया था। अब फर्स्ट टाइम जो डीएनए को भी अगर हम कहें कि डीएनए फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर हुआ था, वाटसन एंड क्रिक ने प्रॉपर मॉडल दिया था, बट उससे भी पहले 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने फर्स्ट टाइम एक एसिडिक सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ऐसा एक एसिडिक सब्सटेंस की डिस्कवरी की थी एंड दैट एसिडिक सब्सटेंस वाज डीएनए। उन्होंने उसे नेम क्या दिया था, न्यूक्लिन, क्योंकि उनके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर उस टाइम नहीं था, बस ये था कि एक एसिडिक सब्सटेंस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, सो उन्होंने उसे नाम क्या दिया, न्यूक्लिन। लेटर ऑन वाटसन एंड क्रिक डेवलप द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब ये एविडेंस का भी इसका ज़रूरी था कि एविडेंस की इट कैन transfer the genetic material, or you can say it can transfer the genetic genetic characters। तो उसके लिए इन्होंने एविडेंस जो किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफ्टिन ने, वाटसन एंड क्रिक मॉडल दे चुके थे, उन्होंने क्या किया, डीएनए के ऊपर रिसर्च शुरू की और 2 स्ट्रेन्स लिए, बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स लिए, वन इज़ पैथोजेनिक एंड वन हार्मलेस। Means one can cause the harm, that is pathogenic, and one is harmless, that does not harm। तो उन्हें क्या किया, मिक्स किया और मिक्स करके हीट किया। हीट करने के बाद जो पैथोजेनिक स्ट्रेन था लिविंग सेल में ऑफ हार्मलेस स्ट्रेन, मतलब दोनों के रिमेन्स को मिक्स करने के बाद, तो जिससे कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पैथोजेनिक हो गए। मीन्स कि 2 टाइप की सेल्स ली, बैक्टीरिया लिए, एक पैथोजेनिक था जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, एक हार्मलेस था। दोनों को मिक्स किया और फिर हीट किया और फिर उन्होंने रिप्रोड्यूस कराया। तो क्या किया कि चेक किया कि कुछ सम लिविंग सेल्स बिकम पैथोजेनिक, मतलब उनमें से जो लिविंग सेल्स थी जो प्रोड्यूस हुई, सम बिकम पैथोजेनिक। सो उन्होंने इस फिनोमेना को क्या कहा, ट्रांसफॉर्मेशन, नाउ डिफाइंड एज चेंज इन जीनोटाइप फिनोटाइप ड्यू टू एसिमिलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए। जब वो दोनों मिक्स हुए तो बाहर का डीएनए मीन्स पैथोजेनिक सेल्स का डीएनए उनके पास आया, उनके डीएनए के पास आने की वजह से उसमें कुछ चेंजेस आए एंड दैट चेंजेस आर कंसिडर्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप कोई भी चेंज हो सकता है एंड दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ दिस इज दैट एक्सपेरिमेंट, लिविंग एस सेल्स, लिविंग आर सेल्स, heat killed S cells, mixture of heat killed S cell living R cells। मीन्स उन्होंने मेनली एक S स्ट्रेन, दूसरा लिविंग R सेल्स, एक हो गया जो इन्फेक्टेड था डेट इज़ S सेल, दूसरा जो हेल्दी था डेट इज़ R सेल, हीट किल्ड S सेल
दूसरी जिसमें हेल्दी था लेकिन पैथोजेनिक था, लेकिन उसमें क्या किया उन्होंने, उसे हीट करके किल कर दिया। तो इस टाइप के उन्होंने डिफरेंट सेल्स लिए, और एक जब ये पैथोजेनिक उसने सब्सटेंसेस को एक लिविंग सेल में इंसर्ट किया, तो रिज़ल्ट क्या आया, माउस डाई। सेकंड में जब कंट्रोल्ड वे में उसे इंसर्ट किया और वो हेल्दी सेल्स थे, तो वो क्या कर गए, सर्वाइव कर गए। सेकंड में जब हीट करने के बाद वो जो हमारा एस स्ट्रेन था, जो पैथोजेनिक स्ट्रेन था, उसे हीट किया तो एस सेल्स किल हो गए। एस सेल्स के किल होने की वजह से जो माउस आया दैट इज़ हेल्दी। अब फोर्थ केस में क्या हुआ, मिक्सचर किया दोनों का। उन्हें मिक्सचर करने के बाद हीट किया। हीट करने के बाद एस सेल किल्ड हो गए, उस टाइम किल हो गए। लेकिन जब माउस के अंदर इंसर्ट किया तो उस टाइम वो वाला सब्सटेंस माउस के अंदर इंसर्ट किया तो माउस तो डाई हो गया, लेकिन माउस के अंदर कुछ सेल्स थे जिसमें लिविंग एस सेल्स प्रेजेंट थे, मीन्स लिविंग पैथोजेनिक स्ट्रेन्स प्रेजेंट थे। मीन्स दैट टाइम यू कैन से कि जो माउस था सर्वाइव तो कर डाई हो गया, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसफ़र कर सकता है, उन्हें जो पैथोजेनिक स्ट्रेन्स थे उन्हें लेके जा सकता है। एंड जो ये एस स्ट्रेन्स और आर स्ट्रेन्स हैं, जनरली दे आर यूज्ड एज स्मूथ स्ट्रेन और दे आर यूज्ड फॉर द रफ कॉलोनीज और स्मूथ कॉलोनीज। तो जहाँ भी ये किया तो इसके जेनेटिक मटेरियल का सर्च किया कि इससे क्या प्रूफ हुआ कि जब सेल्स, कोई भी जो सेल्स हैं, अगर हम उन्हें जेनेटिक एलिमेंट्स की एक सेल हुआ उसे उसमें इंसर्ट किया, तो वो इंसर्ट करने के बाद क्या हुआ कि उसके जो डीएनए था डेट इंसर्ट इन माउस। सेम यहाँ भी इस केस में भी माउस के अंदर डीएनए गया और डीएनए में उसके कैरेक्टर शो हो गए। सेम यहाँ भी, तो वो स्ट्रेन निमोनिया के इन्फेक्शन के लिए भी कर सकते हैं या कोई और इन्फेक्शन। तो इन्फेक्टेड माइस जो था दैट हैज़ एस स्ट्रेन, और जो हेल्दी था डेट हैज़ आर स्ट्रेन। नाउ नेक्स्ट इज in 1944 Oswald Avery McCarthy and Colin MacLeod announced the transforming substance was DNA। मीन्स फेडरिक और ग्रिफ्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ और साइंटिस्ट जिन्होंने फिर सेम एक्सपेरिमेंट मीन्स इसी को डिस्कवर करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने फिर अनाउंस किया कि ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस होता है डेट वाज डीएनए। अब उनके बेसिस के अकॉर्डिंग इस एक्सपेरिमेंट के बेस के अकॉर्डिंग डीएनए वर्कड इन ट्रांसफॉर्मिंग हार्मलेस बैक्टीरिया इनटू पैथोजेनिक बैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट इज एविडेंस दैट वायरल डीएनए कैन प्रोग्राम सेल्स। कि अगर डीएनए, वायरल डीएनए क्या होगा, जिसके अंदर कोई वायरस का इन्फेक्शन है, या जो ऐसा वायरल डीएनए मीन्स कि जो वायरस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, जो उसका क्रोमेटिन मटेरियल है, दैट इज so more evidence for DNA as genetic material come from studies of virus that infect bacteria. Such viruses called bacteriophage are widely used in molecular genetic research। मीन्स कि ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं
जिनका डीएनए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, डेट इज कॉल्ड द बैक्टीरियोफेजेस। नाउ दिस इज बैक्टीरियल सेल एंड यहाँ पे ये वायरस उसे इन्फेक्ट कर रहा है, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज। I will explain it later. First come to the structure of DNA. बट अब आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि DNA is the made up of nitrogenous base, sugar and phosphate group. नेम क्या है पूरा डीएनए का? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये एसिड फॉर्म कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड, मतलब इसका जो बेसिकली कंपोजिशन है डेट इज नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये तीन चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब सब कौन कौन से डीएनए में नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थाइमिन। थाइमिन के साथ ये शुगर अटैच है, शुगर के साथ फॉस्फेट। अगर हम एक सिंगल चेन की बात करते हैं तो सिंगल चेन में क्या होगा कि एक फॉस्फेट दूसरे फॉस्फेट से, फिर दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ये फॉस्फेट है। और इधर साइड में शुगर के साथ क्या अटैच है? जो शुगर नाइट्रोजनस बेसेस। अब ये नाइट्रोजनस बेस के साथ दूसरे साइड के नाइट्रोजनस बेस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो दिस इज सिंगल स्ट्रैंड, ये एक सिंगल स्ट्रैंड हो गया। और इसके एक एंड को हम बोलते हैं 3 प्राइम और एक एंड को हम बोलते हैं 5 प्राइम। मीन्स इसका एक एंड जो होगा that is considered as 5 prime and another is considered as 3 prime. And now discovery of molecular basis of inheritance. In the early 1900, scientists knew that chromosomes made up of DNA, deoxyribonucleic acid and proteins containing genetic information. However, they did not know whether the DNA or protein was the actual genetic material. Means उनके accordingly DNA और proteins के अंदर genetic material है, they contain, बट वो क्लियर नहीं था कि DNA या प्रोटीन में से कौन सा एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है। बट 1940s में बहुत सारी रिसर्च हुई और उन्होंने शो किया कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। एंड इन 1950 प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिटरमाइंड। नाउ the structure of DNA was determined by James Watson and Francis Crick in early 1950s. अर्ली 1950s में उन्होंने ये डायग्राम दिया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। DNA is polynucleotide, मीन्स DNA में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट, sugar and a nitrogen containing base. And sugar in DNA is deoxyribose. RNA में कौन सी शुगर होती है? राइबोस शुगर। और बट DNA में क्या होगी? deoxyribose sugar. The 4 different bases in DNA are adenine, thymine, guanine and cytosine. ये ऑलरेडी आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। Now this is the structure of DNA and RNA. अब ये एक हेलिक्स है, ये सिंगल आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड। यहाँ आरएनए और डीएनए में मेन डिफरेंस क्या चीज़ है? डीएनए जनरली डबल हेलिकल, आरएनए इज सिंगल हेलिकल। एंड सेकेंड इज इन डीएनए थाइमिन इज देयर एंड इन आरएनए यूरेसिल इज देयर। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड
RNA. Now, how link can form or how DNA can form. Suppose this is the cytosine, and it having the phosphate group, it having sugar, it having cytosine. So cytosine अटैच हो गया. नाउ इसके साथ सेकंड क्या हो गया, G. सपोज ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड जा रहा है, 5G, एंड G के बाद क्या आ गया, एडेनिन. एडेनिन के बाद ग्वानिन, ग्वानिन, थाइमिन, 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 एडेनिन. अब जैसे ये सीक्वेंस है, ये डीएनए की सीक्वेंस हुई, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. मीन्स की CGAGG की जगह क्या हो सकता है, CGAAA एनी. तो सीक्वेंस कोई भी हो सकती है कि जैसे रिपीटेशन यहाँ थाइमिन की 3 बार है, हो सकता है ग्वानिन की हो जाए, हो सकता है एडेनिन की हो जाए, हो सकता है साइटोसिन की हो जाए. जैसे यहाँ A का रिपीटेशन हो गया, C, CC, T, CG. अब ये कंप्लीट सिंगल स्ट्रैंड बन गया. अब इसी के पैरेलल इसी का कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा. अब यहाँ जितने भी फॉस्फेट बॉन्ड थे, ये सारे जितने भी फॉस्फेट बॉन्ड थे, ये सब एक साथ ज्वाइन कर जाते हैं एंड दे फॉर्म द हेलिक्स, जस्ट लाइक दिस. कि ये हेलिक्स इन्होंने फॉर्म किया. अब ये हेलिक्स जो फॉर्म किया है, इसके साथ ये शुगर अटैच है और नाइट्रोजनस बेस. दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ अटैच है. तो अब क्या होगा कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री, जी के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा. अब यहाँ कहाँ से गया था, डाउन टू अप फॉर्मेशन. तो अब कहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, अप टू डाउन. दिस इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. अब ऊपर से स्टार्ट हो गया, तो सी के साथ क्या बनेगा, जी, एंड सी के साथ, इधर सी के साथ जी. तो ऊपर क्या था, यहाँ पे जी था. जी के साथ क्या फॉर्म हुआ, सी, सी के साथ जी, टी के साथ ए, सी के साथ जी, सी के साथ जी, ए के साथ टी, ए के साथ टी, ए के साथ टी, ए जी, सी, सी, ए के साथ अब क्या आएगा, टी, जी के साथ सी एंड सी के साथ जी. नाउ इट फॉर्म द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड है एंड इट इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो बॉन्डिंग कैसे होगी, ये आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं. AT, दिस इज़ 1 न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज़ द बॉन्डिंग, हाउ बॉन्डिंग फॉर्म. A और T के बीच में जो बॉन्डिंग होती है डेट इज़ ऑलवेज डबल बॉन्डिंग. और C और G की जो बॉन्डिंग होती है डेट इज़ ट्रिपल बॉन्ड. मीन्स A और C हमेशा, A और T हमेशा डबल बॉन्ड से अटैच है, जस्ट लाइक दिस. और C और G हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है. अब एक स्ट्रैंड अगर डाउन टू अप जा रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा, अप टू डाउन. So one strand is considered as 3 prime to 5 prime and another is considered as 5 prime to 3 prime. मतलब एक स्ट्रैंड का 3 प्राइम और दूसरे स्ट्रैंड का 5 प्राइम कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. दिस इज़ द बॉन्डिंग, हाउ बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन द ये bases or nucleotides. I think it's get clear.